दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जंतर मंतर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। कई बड़ी बातें कही हैं और साथ ही में कई बड़े आरोप भी आज राहुल गांधी ने लगाए हैं। और जंतर मंतर पर राहुल गांधी अकेले नहीं थे, उनके साथ इंडिया गठबंधन के जो छात्र संगठन है वो भी वहां मौजूद थे। आखिर क्या हुआ है आज जंतर मंतर पर, जिसने सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी, उनके नेताओं के कान खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट की जो उन्होंने जंतर मंतर पर आज दी है, और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस शिक्षा के तंत्र को खत्म करने पर तुला है। आज हिंदुस्तान की सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर हैं। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। अब बहुत जल्द राज्यों की यूनिवर्सिटीज में भी वाइस चांसलर आरएसएस के ही होंगे। ये बात राहुल गांधी कहते नजर आए। अगर सिस्टम इनके हाथ में गया तो सब खत्म हो जाएगा। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है, और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। सरकार बेरोजगारी पर चुप है। देश को, युवाओं को बेरोजगार बनाया जा रहा है। देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। हम छात्र हितों पर समझौता नहीं करेंगे। हम सभी को मिलकर इनसे लड़ना है। ये बातें राहुल गांधी ने आज कही हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बात काफी समय से सदन में भी गूंजती रही है और चुनाव में भी हम देखते हैं कि जब जनता बात करती है तो सबसे पहले महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि इनसे डायरेक्ट जो है देश की जनता इफेक्ट होती है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि कई सारे सत्ताधारी जो नेता हैं वो इन मुद्दों पर बात करने से या डिबेट करने से कतराते हैं। हम कई सारे मीडिया संस्थानों में देखते हैं कि इन पर बात होनी चाहिए, पर बात किसी और टॉपिक पे हो रही होती है। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं रुके दोस्तों। राहुल गांधी ने आगे क्या कहा है वो भी आपको बताता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा प्रणाली पर बात करनी चाहिए, लेकिन उनका सिस्टम अंबानी अडानी को लेकर है। यहाँ एक बार फिर से राहुल गांधी ने जो अंबानी अडानी है उनका नाम लिया है और फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इंडिया अलायंस के तौर पर हमारे बीच में, राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस के तौर पर हमारे बीच में विचारधारा में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन एज ए इंडिया अलायंस हमारा उद्देश्य एक ही है। हम आरएसएस और उनकी विचारधारा को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है अंबानी अडानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलकर हम लड़ेंगे। अब ये बातें राहुल गांधी की, जो ये बयान है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्योंकि छात्र संगठन भी वहां मौजूद थे और क्योंकि ये बात हमेशा उठती रही है कि क्यों नहीं बेरोजगारी पर बात होती है, क्यों नहीं रोजगार पर बात होता है।
क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब देश के प्रधानमंत्री पॉडकास्ट में बैठे थे, तो वहां भी कई लोगों को उम्मीद थी कि शायद इन मुद्दों पर बात हो, क्योंकि इस बार वो इंटरव्यू किसी गोदी मीडिया को नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल में नाम बना चुके एक फेमस पॉडकास्टर को वो इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन वहां भी इन बातों पर चर्चा नहीं हुई। 3 घंटे के इंटरव्यू में इन बातों को जो है वो अहमता से, मतलब जितनी अहमियत से रखनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं रखी गई। खैर, लोगों को उम्मीद थी कि उस पर बातचीत होगी, पर वैसा कुछ निकला नहीं। लेकिन अब राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों पर अब देखिए तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार को, आरएसएस को और अंबानी अडानी के जिसका आरोप लगाते रहते हैं राहुल गांधी हमेशा, उनका नाम लेकर के पीएम मोदी को घेरने की कोशिश राहुल गांधी ने एक बार फिर से कर दी है। अब दोस्तों देखिए, शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है तो आपको याद होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर लगातार बातचीत होती रहती है। महाराष्ट्र में अभी हमने आपको दिखाया था 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट, जिसमें महाराष्ट्र में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही थी, और बीजेपी के कई नेता ये कह रहे थे कि हम मुगलों का इतिहास पढ़ाएंगे नहीं, इसको लेके विवाद चल रहा था। कांग्रेस के नेताओं ने ये बात कही थी कि अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य दिखाना चाहते हैं तो वो किनसे लड़े उनके बारे में भी बताना जरूरी है। बिना उनके बताए आप कैसे बताएंगे? अब इनको लेके महाराष्ट्र में जो है वो राजनीति चालू हो गई। और आपको पता है पिछले 20 दिनों से हम लोग देख ही रहे हैं लगातार 20-22 दिनों से कि किस तरीके से औरंगजेब को लेकर के राजनीति चल रही है। औरंगजेब का मुद्दा जब ठंडा ही नहीं हुआ था कि फिर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का केस निकल गया। अभी वो मामला अभी जैसे ही मालूम चला कि भाई दिशा सालियान के मामले में कई लोगों को क्लीन चिट दी जा रही है, ऐसी खबरें आई, तो उसके बाद दूसरा मामला जो है वो कुणाल कामरा का आ गया, जहां कुणाल कामरा ने एक कॉमेडी शो के दौरान कुछ गाने वाने लिख दिए और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बिना नाम लिए उन पर कुछ कटाक्ष कर दिया है। अब सियासी बवाल इतना ज्यादा चढ़ गया है कि क्या शरद पवार की एनसीपी, क्या अजीत पवार की एनसीपी, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना, क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना या बीजेपी, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके नेता इस पर बयान नहीं दे रहे हो। हर नेता अपनी अपनी टिप्पणी जो है इस पर दे रहा है। एक तरफ महायुति के नेता हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि बोलने की आजादी है, लेकिन आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते। और क्योंकि जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो सीएम रह चुके हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो आप उनको बोल नहीं सकते कि उनके बहुत सारे फॉलोअर भी हैं जिनकी भावनाएं को ठेस पहुंचता है। ये तमाम बातें जो है मायावती के नेता कह रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वो कह रहे हैं साफ तौर पर, क्योंकि उनकी पार्टी हमेशा से ये शब्द का इस्तेमाल करती है, ये गद्दार, वो कह रहे हैं गद्दार, वो गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। उद्धव ठाकरे ने खुलकर सपोर्ट किया है, संजय राउत ने भी निशाना साधा है। उसके बाद हमने देखा कि शरद पवार के एनसीपी के नेता हैं रोहित पवार, उन्होंने भी ये बात कही कि आजादी जो है वो बोलने की होनी चाहिए, लेकिन अब कलाकारों को ये याद रखना चाहिए कि 2014 से पहले वाला समय नहीं रह गया है, 2014 के बाद समय बदल गया है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। एक तरफ तो महायुति के तीनों प्रमुख दल हैं, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के प्रमुख दल हैं, जो एक दूसरे पर निशाना साधने में जो है वो कहीं भी चूक नहीं रहे। उद्धव ठाकरे की बाइट आपको सुनाते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का बाइट इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इन पूरे मामले पर अब देखिए, क्योंकि जब कैंपेन चल रहा था उस समय में उद्धव ठाकरे जो है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे थे और उनकी पार्टी इन शब्दों का इस्तेमाल करती है। तो जैसे ही कुणाल कामरा पर जो है केस हुआ है, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता भड़के हुए हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं वो एक बार आप सुन लीजिए। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है, जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ, उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। तो देखा दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, हमने आपको पहले की वीडियो में दिखाया कि किस तरह से कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने साफ कहना है कि भाई बोलने की आजादी है, लेकिन आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी के बारे में इस तरीके से मजाक नहीं कर सकते जिस तरीके से किया गया है, और कार्रवाई की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के नेता हैं जो क्या कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। तो महाराष्ट्र की सियासत जो है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से चुनावों के दौरान हमने देखा कि चुनावों के दौरान मुद्दों की बात हो रही थी, आम लोगों को फायदा पहुंचाने की बात हो रही थी, चुनावों के बाद देखा गया है दोस्तों कि चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे लाडली बहन योजना की बात हो, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं साइड होती चली जा रही हैं। और चाहे वो झटका मटन की बात हो,
मल्हार जो है सर्टिफिकेट देने की बात हो, नीतीश राणे जो कह रहे हैं, या फिर उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से अबू आजमी बीच में बयान दे देते हैं औरंगजेब को लेकर के, फिर पूरी महायुति के पार्टी के नेता ही गर्म हो जाते हैं। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, वहां एकनाथ शिंदे इतने गर्म हो जाते हैं कि देशद्रोही तक कहने लगते हैं। उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस का बयान आता है, उसके बाद जो कुछ भी नागपुर में होता है उसकी तस्वीरें आपने देखी, उसके बाद कार्रवाई की मांग की जाती है, कार्रवाई क्या हो रही है वो भी आप देख ही रहे हैं, और उसके बाद अब ये मामला। तो महाराज की सियासत में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है दोस्तों, वो इतना उतार चढ़ाव वाला रहा है कि राजनीति इतनी गरमाई हुई है। कोई भी पार्टी के नेता आप देख लीजिए उठा करके जो इनके बयान है, वो ऐसा लग रहा है कि किसी भी कीमत पे एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। चुनाव कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र में, ना ही कोई चुनाव जीतने वाला है ना हारने वाला है। इस समय कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव का माहौल अभी खत्म ही नहीं हुआ है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।